मोशन के जितने भी पैरामीटर्स हैं सारे पढ़ चुके हैं, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरीथिंग। अब हमारे नेचर का एक और पहलू जो हमारे सामने आया है वो ये है कि जब कोई चीज़ अगर हमारे सामने रुकी है, उसको ऑर्डर दो चलने के लिए, तो वो ऑर्डर लेकर भी वो चलती नहीं है, और जब कोई चीज़ चलती है तो वो रुकती नहीं है। ठीक है, हम लॉज ऑफ मोशन के जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, इसमें लॉ से क्या मीनिंग है? देखो, वैसे तो ये 9th क्लास से ही फेमस है कि न्यूटन्स के लॉज, 3 लॉज न्यूटन ने दिए हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड एंड थर्ड लॉ। ये जितने भी लॉज हैं सिंपल हैं, इजी हैं, एकदम ठीक ठीक वर्क करते हैं। तो ये लॉज है क्या? देखिए, नेचर का जो रूप हम अपने आसपास देखते हैं, उसको समझते हैं, उससे डील करते हैं, और उसी रूप को पहचान कर उसको समझ लेना, उसकी मैथमेटिक्स जान लेना, यही चीज़ें कहलाती हैं लॉज। अब एक लॉज बहुत सिंपल है। ये चौक के होल्डर को अगर मैं नीचे ड्रॉप करता हूँ तो नीचे गिर जाएगा, ये बहुत सिंपल। लेकिन नीचे गिरने का इसकी जो मैथमेटिक्स है, वो मैथमेटिक्स कहाँ पर है, उसको समझना है, उससे हमें डील करना है। एक चौक होल्डर नीचे गिरता है, इट इज फैक्ट, ये हम जानते हैं। ये क्यों गिरता है, कैसे गिरता है, क्या और ऊपर से गिराएं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये सब बातें हमें मैथमेटिक्स के रूप से ही मिलती हैं। पहले इसको हम समझते हैं, जिसको हम कहते हैं साइंस, उसके बाद डेप्थ में जाते हैं, उसके लिए मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं। खैर, अब हमारे लिए इस चैप्टर में किसके बारे में डील सबसे पहले होगी? तो आंसर है फोर्स के बारे में। एक फोर्स क्या होती है? जनरली हम जब भी फोर्स को डील करते हैं, समझते हैं, तो हम सिंपल एक बात कहना चाहते हैं कि फोर्स किसी को धक्का लगाना या किसी को खींच लेना होता है, मीन्स पुश और पुल। अच्छा, फिर से अब हमें फोर्स लगाने के जो तरीके पता है वो क्या? तो आंसर है, एक इस चेयर को या इस चॉक होल्डर को या फिर इस डस्टर को हम ऐसे कांटेक्ट में लाएंगे और पकड़ के इसको पुश कर देंगे, या फिर ऐसे पकड़ के इसको पुल कर लेंगे। ये तरीके हमें पता है। एक और फोर्स का तरीका है जो हमारे नेचर का ही एक रूप है। अगर हम इसको यहाँ से ड्रॉप करते हैं तो नीचे आ जाता है। ये इसको किस हाथ में पकड़ा और नीचे खींच के लेकर आया, हमने नहीं देखा, हम नहीं जानते। और यही बात न्यूटन को भी परेशान करती थी कि ऐसी वो कौन सी इनविजिबल ताकत है जो किसी को दूर से ही खींच लेती है। उस ताकत का तो नहीं पता था हमें, लेकिन एक बात पता थी हमें, वो ये है कि जब किसी पर या किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट करती है तब वह ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है। फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन, एक ये रूप हमें मिलता है। दूसरा, फोर्स कॉजेज चेंज इन डायरेक्शन। अच्छा, और क्या? फोर्स अप्लाई करो तो कोई भी ऑब्जेक्ट डी शेप हो सकता है। ये सब बेसिक बातें जो हम अभी सुन रहे हैं, ये सिर्फ एक वर्ड से जुड़ी है। वो वर्ड क्या है? तो आंसर है, वो वर्ड है इनर्शिया। अब इस चैप्टर पे जितनी भी चीजें हैं उसे डील तो करना है, उसके वर्ड्स को पहचानो। देखो क्या होती है ये सब चीजें जो हमने अभी सुना। इनर्शिया, इनर्ट मीन्स कुछ ना करना, किसी से रिएक्ट ना करना। अगर हम कुछ भी ना करें तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इनर्ट है। इसके पास इनर्शिया है।
जैसे एक बॉल, इसको अगर हम चलने के लिए बोलें तो ये चलती नहीं है। इसको अगर हम चलती हुई बॉल को रुकने के लिए बोलें तो रुकती नहीं है। लेकिन नेचर का एक रूप जानते हैं, अपने आसपास देखो क्या दिखता है। हर एक ऑब्जेक्ट, बोर्ड, चेयर, मैं, बुक्स, जितनी भी चीज़ें हैं सब की सब रुकी पड़ी हैं। अगर ये सब नेचर का ही रूप है तो इसको हमने कहा कि ये नेचर की स्टेट है, मोशन की, नेचुरल स्टेट ऑफ मोशन। इसको क्या माना गया? रेस्ट, एरिस्टोटल के टाइम से। लेकिन जब ये बात सामने आई तो लोगों ने पूछा कि ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए क्या ज़रूरत है। तो हमने जब फिजिक्स को समझा पढ़ा तो हमें ये दिखाई दिया कि जब गैलीलियो ने एक्सप्लेन किया कि अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है उसको रोको, तो रोकने के लिए भी एक फोर्स चाहिए। जैसे एक बॉल को ज़मीन पर रोल कर दो तो वो ज़मीन के फ्रिक्शन से रुक जाएगी। अब फ्रिक्शन क्या है? दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक रबिंग फोर्स जो उसके मोशन को अपोज करे। तो हमने अपने नेचर को समझा और देखा कि नेचर में ऑब्जेक्ट को रुकने के लिए भी फोर्स चाहिए और चलने के लिए भी फोर्स चाहिए। अगर ऐसा है तो नेचुरल स्टेट कौन सी है? अगर चलने के लिए भी फोर्स चाहिए, रुकने के लिए भी फोर्स चाहिए, तो नेचुरल स्टेट कौन सी है जहां पर फोर्स नहीं चाहिए? और वो कौन है? यूनिफॉर्म मोशन। और अब हम इस चैप्टर में इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें जो डील करनी है वो यूनिफॉर्म मोशन से नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से करनी है। ठीक है। नेचर का रूप हमें क्या कहता है कि देखिए ये ऑब्जेक्ट को ऑर्डर दो, चलेगा क्या? नहीं। रुकने के लिए बोलो, अपने आप रुकेगा क्या? नहीं। चलने के लिए भी फोर्स, रुकने के लिए भी फोर्स, अपने आप ये कुछ नहीं करता। तो हमने इसका एक नाम दिया कि इसके पास इनर्शिया है। कोई भी चलती हुई ऑब्जेक्ट वो रुकना पसंद नहीं करेगा और कोई भी खड़ा हुआ ऑब्जेक्ट वो चलना पसंद नहीं करेगा। कब तक? जब तक उसको हम फोर्स ना लगाएं। चलना मतलब क्या? चलना मतलब स्पीड को चेंज करना। पहले रेस्ट पर है, 0 की स्पीड, उसको फोर्स लगाया, स्पीड उसकी 10 की हो गई, 1 की हो गई, तो स्पीड में चेंज। तो चलने और रुकने के लिए दोनों के लिए फोर्स चाहिए। और ऐसे में हमने समझ लिया कि जो ऑब्जेक्ट अपनी मोशन के स्टेट को नहीं बदलता है उसका एक कारण है, उसके पास इनर्शिया है। अब चाहे वो स्पीड को बदले चाहे वो डायरेक्शन को बदले, इन दोनों के पीछे इनर्शिया है। इनर्शिया ऑफ स्पीड, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये सब चीजें। तो इनर्शिया है क्या? तो आंसर है ये एक वो वर्ड जो आपको ये याद दिलाएगा कि ऑब्जेक्ट के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसके कारण वो अपना मोशन चेंज नहीं करेगा, अपनी स्टेट ऑफ मोशन को नहीं बदल सकता। It shows the inability of object. स्टेट ऑफ मोशन कैसी? रेस्ट पे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये तीनों चीजें। अब इन तीनों का जो नेचर हमने समझ लिया कि अगर हम ऑब्जेक्ट को चलता हुआ देखें, उसको ऑर्डर दें कि रुक जाओ, इट विल नॉट स्टॉप। रुका है, चला दो, ऑर्डर देने पे इट विल नॉट मूव।
मोशन मीन्स एक्सेलरेट, इट विल नॉट एक्सेलरेट. ऑर्डर दो, चेंज डायरेक्शन, इट विल नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन अनलेस, ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें, एक फोर्स अप्लाई ना करें. और फोर्स के पहले क्या इंपॉर्टेंट वर्ड बोला? एक्सटर्नल फोर्स. अब ये एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स क्या होती है, वी विल सी. फर्स्ट लेट्स बी से जो भी हमने बात कही उसको लिखते हैं. So, an object at rest or in motion, it will not change its state of motion unless an external force is applied on it. जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को नहीं बदल सकता, डायरेक्शन का हो, रेस्ट का हो या फिर मोशन का. और यही चीज़ क्या कहलाती है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये चीज़ नेचर में थी, न्यूटन ने पहचाना और उन्होंने पहचान के हमें समझा दिया. और इसी नेचर के रूप को हमने क्या कहा? फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अब यहाँ पर एक चीज़ छिपी है, वो क्या है? तो आंसर है कि फोर्स क्या होती है. तो फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एजेंट है या एक्सटर्नल पुश और पुल है जो किसी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को चेंज कर देता है. इसीलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स. अब देखिए फोर्स का नेचर क्या है कि फोर्स कैन बी अप्लाइड बाय टू मेथड. नंबर 1 कॉन्टैक्ट, नंबर 2 नॉन कॉन्टैक्ट. और जिस फोर्स को हम कॉन्टैक्ट से जानते हैं उसी फोर्स के हम डील करने पहले. कैसे? किसी को ऐसे पकड़ के पुश कर देना, पुल कर लेना. और नॉन कॉन्टैक्ट फेमसली नोन एज ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. ओके, सो इसमें ये सारे एग्जांपल आ जाएंगे. इलेक्ट्रिकल फोर्स भाई. अच्छा, अब ये जो फोर्स के बारे में हमने सुना, पढ़ा, समझा, इसी से जुड़ा हुआ एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे सामने आता है. और वो एस्पेक्ट ये है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, समझते हैं, तो हम ये पूछते हैं कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है. अब हमने इनर्शिया को जैसे समझा, लेकिन ये नहीं पता लगाया कि इनर्शिया ज़्यादा है कि कम, किसका इनर्शिया ज़्यादा होता है, किसका इनर्शिया कम होता है. तो एक बात देखिए, एक ट्रक और एक साइकिल. ट्रक हैवी होता है और एक बाईसाइकिल. एक ट्रक चलता हुआ आपकी तरफ आता है, एक बाईसाइकिल आपकी तरफ चलते हुए आती है. बताइए इन दोनों में से किसका ये मोशन बदलना आसान है? तो आंसर है बाईसाइकिल का, क्योंकि उसका मास कम है तो उसका इनर्शिया कमजोर है. और अगर चलाने की बात आई तो किसको चलाना आसान है? बाईसाइकिल को, क्योंकि इसका इनर्शिया कमजोर है. हम आसानी से फोर्स लगाएंगे, चल पड़ेगा. लेकिन ट्रक भारी है, इनर्शिया नहीं बदलेगा. तो इसीलिए हमने ये समझ लिया कि इनर्शिया का मेजरमेंट हम मास को देख के करते हैं. जिसका मास ज़्यादा
उसका इनर्शिया ज़्यादा, एंड वाइस वर्सा। जिसमें इनर्ट रहने की प्रॉपर्टी ज़्यादा है उसका मास भी कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। और ये सब चीज़ें कहाँ से बनी है, इनके बारे में भी सुनना है हमें, ग्रेविटी से जोड़ना है इसको। तो इनर्शिया कैसे नापा जाता है, तो आंसर है मास से, सॉरी क्या, सो इनर्शिया को हम मास से मेजरमेंट करते हैं और मास का मेजरमेंट इनर्शिया को भी देखकर करते हैं। सो बोथ ओके। अब इसी इनर्ट रहने की प्रॉपर्टी से हमने नेचर में एक और चीज पहचानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से, v, या फिर ऐसा कहें कि अगर ये चल रहा है तो इसकी स्पीड को कंटिन्यू फ्रिक्शन रोकती है, लेकिन एक्सीलरेटर से हम इसकी स्पीड को बढ़ा के रखते हैं, स्पीड अभी भी कांस्टेंट। तो ऐसे में चलता हुआ ऑब्जेक्ट जब आगे जा रहा है तो इसके पास जो कैरेक्टर हमने समझा पढ़ा उसको कहते हैं मोमेंटम। इसके पास मोमेंटम है, और ये भी नेचर का ही एक रूप था जिसको न्यूटन ने समझाया कि व्हाट इज मोमेंटम। आंसर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मूविंग बॉडी, विच इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। इसी को हम बोलते हैं फिर लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेट मूविंग पार्टिकल विच हैज सर्टेन मास and some velocity, and this is what we call as momentum, and the measurement is done by this formula. P for momentum, M means mass, V means velocity. So this is all what we call as momentum, linear momentum. But इसके लिए हम आगे भी बहुत सारा पढ़ेंगे, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और भी इससे जुड़े हुए लॉज। बट अभी क्या समझा कि अगर किसी बॉडी के पास कुछ मास है, कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा, तो हम कहेंगे इसके पास मोमेंटम है। अच्छा आगे, ओके देखिए, एक बॉडी जिसके पास कुछ मास है, उसके पास कुछ वेलोसिटी है, अगर हम एक वर्ड बोले चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम में चेंज का क्या मतलब है, तो आंसर है कि उसके पास दो कैरेक्टर है, एक मास एक वेलोसिटी। इनमें से जो भी क्वांटिटी बदलेगी हम यही कहेंगे कि मोमेंटम चेंज हो गया है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम वेलोसिटी को चेंज होता हुआ देखेंगे, बट ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी ही चेंज होती है, मास भी चेंज होता है। इन द केस ऑफ रॉकेट साइंस वी विल सी। बट अभी क्या समझेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम का चेंज हम बार बार पढ़ेंगे। अब वेलोसिटी कैसे बदलती है, तो बहुत सिंपल, एक बॉल को हमने एक बॉल की तरफ, ये एक बॉल है, एक बॉल को थ्रो करते हैं, तो ये बॉल जाती है, इससे टकराती है और फिर लौट के वापस आती है। कोई चीज लौट के वापस क्यों आएगी, तो सुनो, पहले कुछ स्पीड से एक बॉल ऊपर जाती है, उसकी स्पीड कम होती है और यहां पर आगे फिर नीचे गिरती है। जब तक ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो नहीं होगी वो लौट के नहीं आएगा। अब इसके पास कुछ वेलोसिटी है, ये टकराती है, फिर लौट के क्यों आती है, तो आंसर है यहां जीरो होती है फिर रिबाउंड होती है। लेकिन अब फिर से देखते हैं इस नेचर को, एक बॉल जिसके पास पहले 30 की स्पीड है, एक वॉल से टकराती है, ऐसे वो ऐसे दबती है, ऐसे कंप्रेस में उसकी स्पीड जीरो, फिर वो रिबाउंड होके वापस आती है। अब इतने टाइम में जब इसका मोमेंटम हमने देखा, कैसे समझा, तो आंसर कि जब बॉल यहां पर गई तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, तभी तो लौट के आएगी ना, मोमेंटम में चेंज है। फिर जब लौट के वापस यहां पर आती है, इसके पास कुछ अलग वेलोसिटी होती है, पहले m v1 स्पीड, अब v2 स्पीड, तो इसके पास कुछ अलग स्पीड है। लेकिन मोमेंटम का चेंज कहां हो चुका है, यहां पर। अब ये जो मोमेंटम का चेंज है,
इसको हम जोड़ते हैं एक बेसिक क्वांटिटी से। देखिए, जब हम मोमेंटम में चेंज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वांटिटी हमेशा आनी चाहिए, वो है किसी को चोट लगना। अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो करते हैं तो हमारे हाथ पे ये टकराएगा, इसकी मोमेंटम चेंज होगा तो शायद ही वापस आएगा। कोई भी बॉल जब किसी सरफेस से टकराती है तो ऐसे कंटिन्यू मूवमेंट अप एंड डाउन मूव करती है। अब ऐसे में हमारे हाथ पे फोर्स लगी, चोट लगी, तो मोमेंटम का चेंज एक क्वांटिटी को इन्फ्लुएंस करता है, यहां पर वो है फोर्स। जब कभी भी मोमेंटम चेंज होगा तो हम पहले बेसिक क्वांटिटी क्या समझेंगे कि वहां पर एक फोर्स अप्लाई हुई है। लेकिन इससे पहले एक चीज जिसको हम पढ़ते हैं इंपल्स। व्हाट इज इंपल्स? देखिए, जब कभी भी हम मोमेंटम का चेंज की बात करते हैं तो उस टाइम हम इंपल्स की बात करते हैं। सो इट इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, अब इस मोमेंटम के चेंज को समझना है पहले कि मोमेंटम में जब चेंज आता है तो हमने इसको इंपल्स का नाम दिया। इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो आंसर है डेल्टा। इंपल्स को जे से डिनोट करते हैं और मोमेंटम के चेंज को डेल्टा पी से। और डेल्टा पी का मतलब क्या है? तो देखिए, इसका मैथमेटिक्स में मतलब है कि मास तो बदलेगा नहीं टकराने पे। हमने मान लिया कि वेलोसिटी में चेंज, पहले वेलोसिटी v1 थी, अब v2 है, और चेंज को हमेशा दिखलाते हैं फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। ये v2 माइनस v1, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज इंपल्स। जी, अब समझिए, मोमेंटम में चेंज आएगा, एक फोर्स लगेगी, चोट लगेगी। इसकी कहानी को समझिए। पहले एक बॉल की रफ्तार 100 है, अब उसके मोमेंटम में जो चेंज है वो 80 का है, 80 का। अब हमने देखा कि 100 क्या है, तो आंसर है कि जब कोई बॉल किसी से टकराएगी तो मास तो नहीं बदलेगा। उसकी स्पीड पहले 100 थी, अब उसकी स्पीड हो गई है 80। अब बताओ स्पीड में कितना चेंज है? तो आंसर -20। नाउ फॉर दिस टाइम लेट्स वी फॉरगेट माइनस साइन। देयर इज चेंज इन स्पीड विच इज ऑफ 20। अच्छा, अब मैं अगर इसकी स्पीड का जो चेंज है उसको 20 रखता हूं और ये मास m है उसी ऑब्जेक्ट का, तो इंपल्स हो जाएगा 20m। फिर से पहले स्पीड v1 100 थी और टकराने के बाद अब उसकी स्पीड हो गई 20 की। अब कितना चेंज आएगा? 80 का। इनमें से कौन सा इंपल्स ज्यादा है? ये वाला, जिसका रिजल्ट क्या मिला कि स्पीड पहले 100 थी, अब कितनी है? 20। बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है स्पीड के अंदर। 80 का 20 का। और जिसमें स्पीड का इंपैक्ट सबसे ज्यादा है, ये इसमें इंपल्स ज्यादा है। और हम इस टाइम पर कहते हैं कि हमें चोट अब ज्यादा लगेगी। जब इंपल्स ज्यादा होता है तो हमें फोर्स ज्यादा इंपैक्ट, उसका फोर्स का इंपैक्ट ज्यादा तेज होता है। मोर इंपल्स, मोर विल बी द इफेक्ट ऑफ फोर्स। और इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब क्या? कि चोट ज्यादा लगेगी। वी विल बी हर्टेड मोस्ट, वी विल गेट दिस इफेक्ट। ठीक है।
अब ये केस हमने कब देखा है और कब सुना है? तो आंसर है जब कोई इंसान किसी टॉप बिल्डिंग से जंप करता है तो क्या होता है? तो आंसर है कि उसकी स्पीड में फर्क पहचानना है हमें। कैसी स्पीड होती है? जब वो बिल्डिंग से टकराने वाला होता है उस टाइम पर उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा, बिल्डिंग से नहीं, ज़मीन से टकराने वाला होता है। क्यों ज़्यादा होती है स्पीड? तो आंसर है ग्रेविटी की वजह से वो एक्सेलरेट होते होते उसकी स्पीड यहाँ तक पहुँचते बहुत मैक्सिमम, और जब वो टकराता है तो उसकी स्पीड कितनी? 0। तो जब वो ज़मीन से टकराने वाला है उसकी स्पीड इस टाइम पर 100 है, और जब वो टकराता है तो स्पीड कितनी है? 0। कितना डिफरेंस है? 100 का। और इस टाइम पर इम्पल्स सबसे ज़्यादा, और अगर इम्पल्स ज़्यादा है तो इफेक्ट ऑफ फोर्स भी ज़्यादा होगा। और अगर हमें इसी को कम करना है तो कैसे करेंगे? तो आंसर है कि जो इंसान ऊपर से गिर रहा है, हमने बोला कि आपके मोमेंटम को 0 नहीं होने देंगे, हम आपके मोमेंटम को बरकरार रखेंगे। अब ये मोमेंटम को बरकरार कैसे रखा जाए? 100 से वो गिरता है, एक सरफेस से टकराता है, टकराने के बाद उसका मोमेंटम 90, 80, 70 पे लाके रोक दिया। जब उसका मोमेंटम 70 होता है उसको हमने रोक दिया। ऐसा नहीं 100 0, 90 80 70, 0 आने से पहले इसको रोक दिया। तो पहले मोमेंटम 100 था, अब 70 है, कितना इम्पैक्ट है? 30 का। तो ऐसे वाले केस में चोट कम लगेगी। और हमने क्या किया? उसके मोमेंटम को सडन 0 नहीं होने दिया, चेंज इन मोमेंटम हमने कम से कम किया। और जब मोमेंटम में चेंज ज़्यादा तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स भी ज़्यादा। और यही काम क्रिकेटर करते हैं। एक बॉल को जब वो कैच करते हैं तो बॉल जब स्पीड से आती है, उनके हाथ पे टकराने से पहले बॉल की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। कितनी? 150 मान लो। अब वो डायरेक्ट 150 की बॉल को ऐसे पकड़ के रोक लेंगे तो 150 से स्पीड डायरेक्ट 0, और ऐसे में जब 150 से स्पीड 0 होगी तो 150 माइनस 0 150। उस टाइम मोमेंटम में चेंज भी 150 के हिसाब से, और चोट का इम्पैक्ट ज़्यादा। अब 150 की स्पीड से बॉल आती है, 140 बॉल को पकड़ के 140 130 120, तो बॉल को पकड़ के लेकर आए वो, और उसके मोमेंटम को पकड़ के कम कर रहे हैं और 120 पे लाके रोक दिया। तो 150 से 120 किया, 30 का इम्पैक्ट। अब पहले 150 का इम्पैक्ट था, अब 30 का। और इसी वजह से मोमेंटम में, इम्पल्स में इफेक्ट बहुत कम आया। हाँ, और इम्पल्स बहुत ही कम मिला तो चोट नहीं लगती। अगर वो डायरेक्ट रोक ले तो चोट लगती है। ऐसे बच्चे गली में खेलते वक्त क्रिकेट करते हैं, एक बॉल उनकी तरफ आती है, वो अचानक से पकड़ लेते हैं। अचानक से पकड़ेंगे उसको तो उनको चोट ज़्यादा लगेगी। बॉल की स्पीड ज़्यादा थी पहले, सडन से रोक लिया। बॉल धीरे धीरे आ रही है, उसको पकड़ के पीछे लेकर आते हैं तो उसके मोमेंटम को वो कम कर देते हैं। कितना? 150 से 120। अगर डायरेक्ट 150 से 0 कर देंगे तो नुकसान है। जब तक बॉल का मोमेंटम 120 आता है उसको पकड़ के वो खड़े हो जाते हैं तो उनको चोट कम लगे। हमने क्या किया? हमने सिंपल वे में जो इम्पैक्ट था, जो टकराने का एक टाइम था, उसको हमने बढ़ा दिया। इसीलिए इस बात को समझने के लिए हमें एक क्वांटिटी और इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, फोर्स। कैसे करेंगे? अभी देखो, जब कोई बॉडी किसी से टकराएगी तो एक फोर्स बनेगी। इम्पल्स भी एक इफेक्ट ऑफ फोर्स है, लेकिन ये फोर्स कितनी है? तो हम कहते हैं बहुत ज़्यादा। मोमेंटम में चेंज ज़्यादा, फोर्स भी ज़्यादा, लेकिन ये फोर्स डिफाइंड नहीं है। तो हमने क्या देखा कि डेल्टा टी टाइम में जो मोमेंटम में चेंज है वो डेल्टा पी है। तो 1 सेकेंड में कितना? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। 1 सेकेंड में इतना इम्पैक्ट, और इसी इम्पैक्ट को हम क्या कहते हैं? फोर्स। क्योंकि हमने इसको किससे कंपेयर कर लिया? 1 सेकेंड से।
फिर हम जितने मर्जी टाइम का चाहें उतने टाइम तक का हम इम्पैक्ट निकाल सकते हैं और ये फोर्स मिल जाएगी हमें। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं मोमेंटम में चेंज, स्पीड में चेंज। फिर से फोर्स इक्वल्स टू, अब जो टाइम है हमारे पास, हमने ना फोर्स को इंस्टेंट निकालने की सोची। हमने क्या बोला कि देखिए यहां से यहां तक फोर्स लग रही है, अब मोमेंटम बताओ कितना। तो यहां से यहां तक एक टाइम इंटरवल था, हमने इस टाइम को कम कर दिया। कितनी फोर्स? तो एक एक इंस्टेंट की फोर्स निकाल रहे हैं, और इंस्टेंट की फोर्स निकालेंगे तो उसको हम क्या कर लेंगे फिर, लिमिट। जो टाइम का डिफरेंस है, उस टाइम के डिफरेंस को, ये टाइम के डिफरेंस को हमने बहुत ही कम कर दिया। बताइए कितनी फोर्स, कितनी फोर्स, कितनी फोर्स। तो यहां से यहां तक हमने फोर्स काउंट नहीं की, हमने इस टाइम के डिफरेंस को बहुत ही छोटा कर लिया। कितना? जो मैथमेटिकली जीरो को अप्रोच करता है। ठीक है, तो हमने जो टाइम को हमने जीरो के अप्रोच कराया, और इसी को हम लिखते हैं इंस्टेंट dp by dt. So force equals to rate of change of momentum. Why it is rate? Because we have compared with 1. Therefore it is rate of change. इसको भी हम फोर्स कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पुश और पुल, वट एवर, इट इज योर फोर्स। नाउ सी, यहां से देखिएगा, फोर्स इक्वल्स टू dp by dt एंड दिस इज इम्पल्स। dt, और जब टाइम का इंपैक्ट हमने बहुत ही कम कर रखा है, इम्पल्स ज्यादा होगा। उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सो dt को वहां मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी f dt। ऐसे में फोर्स बहुत ज्यादा लगेगी, इंपैक्ट ज्यादा होगा। अगर हम चाहते हैं कि इम्पल्स कम हो जाए तो टाइम को बढ़ा देंगे। f डेल्टा t, टाइम को बढ़ा दे थोड़ा सा। अब देखिएगा एक चीज, जब हम टाइम को इंक्रीज करते हैं तब ये क्वांटिटी हमारे पास, इसका इंपैक्ट कम होता है, इंपल्स का इंपैक्ट कम होता है। कहने का मतलब क्या कि फोर्स को देखो, फोर्स को समझना कि अगर हम टाइम के इंपैक्ट को बढ़ा देते हैं तो हमें फोर्स का इंपैक्ट कम मिलता है। हम कहते हैं कि इंपल्स कम। और जब हम दो क्वांटिटी के बीच की बात करें तो थर्ड क्वांटिटी को ऑटोमेटिक कांस्टेंट बनाना पड़ता है। सो फॉर कांस्टेंट फोर्स, इंपल्स इज लेस, एंड फोर्स कांस्टेंट इंपल्स, फोर्स इज अफेक्टेड। बट द मेन थिंग इज, जो मैंने आपको समझाया, अगर हम इसको समझना चाहें प्रैक्टिकली तो क्या समझेंगे? तो आंसर है कि हम समझेंगे जब एक इंसान बिल्डिंग से कूदता है तो उसके जो मोमेंटम में चेंजेस को बढ़ा दो। कैसे बढ़ा दो? यहाँ पर एक गद्दा लगाकर, हाँ, 150, 140, 130, 120 इतने पे लाके वो शांत खड़ा है तो वो बच जाएगा, उसको चोट ज़्यादा नहीं लगेगी। वही क्रिकेटर अपना हाथ पीछे क्यों लेकर आते हैं? ताकि मोमेंटम का जो चेंज है वो कम से कम रहे। ज़्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा, 150 से 0 बहुत मोमेंटम में चेंज है तो इम्पैक्ट ज़्यादा। और इसी को हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। Newton's second law of motion. Okay, now let's we go for Newton's third law. Most fundamental and most basic law is Newton's third law. ये हर जगह पर काम करता है और ये हर पहला, ये भी पैरामीटर आप देखोगे हर पहलू पर ये काम करेगा। कैसे करता है ये? सो आंसर है, इस लॉ के लिए एक फेमस बात कही जाती है। और फेमस बात ये कही जाती है कि एक्शन इक्वल्स रिएक्शन।
एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये एक फेमस डायलॉग है इस लॉ के लिए। एवरी एक्शन हैज या गन वाले का एग्जांपल होगा। हाँ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट। नाउ सी ये कैसे काम करता है। देखिए, एक सॉलिड सरफेस जिस पर एक बॉल यहां से आती है और से धड़ाम से टकराती है, तो बॉल ने एक एक्शन दिया, और एक्शन को क्या कहते हैं तो सुनिए, एक्शन को हम कहते हैं फोर्स, रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिएक्शन को कहते हैं फोर्स। ये दोनों ही फोर्सेस हैं। एक्शन को और रिएक्शन को कोई अलग दुनिया से आया हुआ वर्ड मत समझना, बोथ आर फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ। ये बॉल का कुछ मास था, ग्रेविटी के इफेक्ट में ये एक्सेलरेट करते हुए नीचे गिरती है। टेबल ये जो यहाँ पर मेज है सॉलिड सरफेस, ये तब तक रिएक्शन नहीं देती है जब तक बॉल से टकराती नहीं है। तो रिएक्शन तभी मिलता है जब पहले कोई एक्शन मिले। तो यहां पर ये बॉल प्रोवाइड करेगी एक्शन डाउनवर्ड। अब जैसे ही एक फोर्स बॉल ने लगाई, वैसे ही एक फोर्स टेबल भी लगाएगा। और इसका क्या सबूत है तो आंसर है, हमारे पास जो वेइंग मशीन है जिसमें हम वजन तौलते हैं, उस पर जैसे ही हम खड़े होते हैं वो कांटा मूव करता है। क्यों करता है वो कांटा मूव? तो आंसर है, हम उसको एक्शन देते हैं जिस वजह से उसकी जो स्प्रिंग है या कुछ भी इसमें क्वांटिटी, वो रिएक्शन देके हमें ऐसे मूव करती है। जैसे एक सब्जी लेने जाते हैं हम एक तरफ हमने वेट रख दिया, एक तरफ सब्जी रख दी। ये चीज क्या है? एक तरफ से एक्शन, उसका रिएक्शन, और उसकी वजह से हमें कांटा मिलता है। फिर से इसको एक रिएक्शन मिलेगा जो सॉलिड सरफेस को प्रोवाइड करेगी, जो इक्वल होगा और अपोजिट होगा। इक्वल क्यों? ये रिएक्शन कभी भी पहले नहीं आता, ये तभी आता है जब कोई एक्शन मिलता है, और इतना ही होता है जितना कि रिएक्शन होता है। एक्शन उतना ही या फिर रिएक्शन उतना जितना एक्शन होता है। क्या सबूत है इस चीज का? तो आंसर है, जब एक सॉलिड सरफेस पर हम बॉल को रखते हैं तो बॉल को 24 घंटे, हम पर भी 24 घंटे एक एक्शन लगा रहता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ग्रेविटी, ग्रेविटेशन फोर्स। ये 24 घंटे एक्शन काम करता है, इसीलिए हम पे रिएक्शन भी काम करता है। और यही सबूत है कि हम नीचे नहीं जाते हैं। जब हम मोशन की बात करते हैं तो एक बात समझ में आती है कि जिस इंसान पर, जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगी वो तब तक एक्सेलरेट करेगा, वो तब तक मूव करेगा। तो हम सब लोग जमीन में क्यों नहीं जाते नीचे? क्योंकि हमारी फोर्स को कहीं ना कहीं रोका गया है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे शांत खड़ा है, उसके शांत खड़े होने का कारण क्या है? तो आंसर है कि कोई ना कोई इसको फोर्स लगा के रोकता है, वरना ये शांत खड़ा नहीं होता। इसी का हम एक और रूप जानते हैं, जिसको हम कहते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट यहां खड़ा है ये बैलेंस्ड है, और बैलेंस का क्या मतलब होता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इसीलिए जो रिएक्शन है ना, वो एक्शन के इक्वल होता है, और कहां? अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? ताकि फोर्स का इफेक्ट खत्म कर दे। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसे? तो आंसर है, फोर्स का काम क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को चलाते रहना। अब अगर ये नहीं चल रहा है तो क्यों? क्योंकि एक फोर्स यहां भी लगी है
अब अगर एक ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स यहाँ से लगी है, एक यहाँ से लगी है, तो क्या ये चल रही है? नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि ये कहती है फोर्स ये 5 की है, ये -5 की है, और वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग इसको नहीं चलना चाहिए। तो क्या चलती है? नहीं। तो मतलब क्या है कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है। अगर करती है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अब हमने इसमें कुछ और बातें देखी कि अगर एक्शन की बात कर रहे हो, रिएक्शन की बात कर रहे हो, तो फोर्स को हम सब लोग किस नाम से जानते हैं? न्यूटन के नाम से। तो उनके ही ऑनर में हम फोर्स की एसआई यूनिट डिटरमाइन करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। उन जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर है वो कैपिटल में, न्यूटन के नाम से। तो 5 न्यूटन -5 न्यूटन। क्यों -5? वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए माइनस साइन दिखाया। ओके, अब एक्शन और रिएक्शन के लिए एक सबसे फेमस बात कही जाती है। वो फेमस बात क्या होती है कि बोथ फोर्सेस आर इंस्टेंटेनियस। बोथ फोर्सेस आर इंस्टेंटेनियस। इसी का सिनोनिम एक और बोथ फोर्सेस आर एक्शन एट अ डिस्टेंट। एक्शन एट अ डिस्टेंट का मतलब क्या कि कितने भी दूर ऑब्जेक्ट होगा, अगर एक्शन है तो तुरंत रिएक्शन है, इसलिए इंस्टेंटेनियस है। एक्शन एट अ डिस्टेंस, दूर से ही तुरंत काम करती है। जो कि ये बात आगे चल के जब हम रिलेटिविटी पढ़ते हैं तो वहां पर आके फेल हो जाती है। बिकॉज रिलेटिविटी कहती है कि लाइट की रफ्तार से फास्ट कुछ भी नहीं है, तो वहां पर जाके बात थोड़ी सी गड़बड़ जाती है, फिर हमें ये डेफिनेशन बदलनी पड़ती है। खैर, रिलेटिविटी में जब देखेंगे तब देखेंगे। अभी हमसे फिजिक्स में क्या कहा गया कि ये भी जान लो कि ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, गलत होगा तो कर देंगे गलत, लेकिन गलत से पहले चीजें जो देता है हमें, जो समझाता है, उसका रिस्पेक्ट भी बनता है। इसीलिए इसको समझा कि न्यूटन ने ये समझा कि ये फोर्स एक्शन एट अ डिस्टेंट है, क्योंकि उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि बिना टच किए सन अर्थ को कैसे और अर्थ सन को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, वो कौन सी इनविजिबल ताकत है, नहीं पता था उनको। तो उन्होंने नाम दिया कि ये फोर्स एक्शन एट अ डिस्टेंट है। अब इसके लिए एक बात और देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल। ये कार, इसको हमने एक्शन दिया, तो ये कार अगर हमने हमारे हाथों ने इसको एक्शन दिया तो हमारे हाथ को एक रिएक्शन मिलेगा। तो ये कार चलती क्यों है? क्योंकि एक्शन रिएक्शन का मतलब क्या है कि नेट फोर्स 0। तो कार चलती क्यों है? हमने तो जानते हैं कि ये कार चलती है। अगर हम ये बात जानते हैं कि ये कार चलती है, तो चलने का मकसद एक ही हो सकता है, चलने की वजह एक ही होती है, वो ये कि इफ देयर इज मोशन देन देयर हैज टू बी नेट फोर्स। मैं इस बात को लिखता हूं, इफ देयर इज मोशन और देयर इज एक्सेलरेशन कहो, इफ देयर इज मोशन और एक्सेलरेशन देन there has to be net force present, net external force। तो वहां पर एक
एक्सटर्नल फोर्स नेट काम करती होगी, लेकिन नेट कहाँ है? यहाँ तो कहता है कि जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन, दोनों को ऐड करेंगे तो F1 और ये F इधर आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। नेट फोर्स तो 0 है, तो कैसे चलती है कार? लेकिन कार चलती है तो कहीं ना कहीं नेट फोर्स है। समझो फिजिक्स क्या है। इसको हमने एक्शन दिया, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन किसको मिलता है? हमारे हैंड्स को। इस बोर्ड को मिला क्या? नहीं। इस बोर्ड को क्या मिला? एक्शन। इसके पीछे कोई नहीं है जो इसको रोक सके। इसको केवल और केवल एक ही चीज मिलती है, वो है एक्शन। रिएक्शन हमारे हैंड्स को मिलता है। जैसे ये चौक, इसको मैंने ऐसे दबाया, ठीक है, तो रिएक्शन किसको मिला? हाथों को। और एक्शन किसको मिला? इस चौक को। कितनी बॉडी है? 2। इसीलिए एक्शन और रिएक्शन इन बॉडी के लिए काम करता है। पेयर, एक्शन रिएक्शन ऑलवेज अकर इन पेयर फॉर 2 बॉडीज। एक्शन देती है एक बॉडी, रिएक्शन मिलता है उसी को, माना उसको मिलता है, लेकिन रिएक्शन देने वाला कौन? ये। तो कई बार ये भी कहा जाता है कि एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी पे काम करता है। वही बॉडी एक्शन देती है, उसी को मिलता है रिएक्शन। एक ही बॉडी है, हाँ ठीक है, लेकिन नेट एक्शन काम किस पे कर रहा है? एक बॉडी पर। इसीलिए इस कार पर एक फोर्स काम कर रही है, वो है नेट फोर्स। और एक्शन देने वाला कौन? हमारा हाथ। और जिसको रिएक्शन मिल रहा है वो भी कौन? हमारा हाथ। इसलिए कार चल पड़ी, क्योंकि कार पर एक ही फोर्स काम कर रही है। अब एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है, इंटरनल फोर्स क्या होती है, हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। तब हमें एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है।